नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने रीट मेंस जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में हम आपके सामने 90 क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये ऑल सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इन 90 क्वेश्चनों में हमने जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सिलेबस से संबंधित, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी जो 90 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित असत्य कथन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें सत्य कथन वो पूछ रहा है। तो इसमें पहला है, थार के मरुस्थल में रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में बालुका स्तूप कहा जाता है। अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें जो असत्य कथन नहीं है, मतलब पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा भी असत्य है। तो यहाँ असत्य कथन नहीं है, मतलब जो सत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यही कथन सत्य है, बाकी तीनों असत्य हैं। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन ए में क्या गलती हुई है कि इन्हें बालुका स्तूप नहीं कहा जाकर इनको धोरे कहा जाता, तब ये राइट हो जाता। दूसरे में क्या गलती है बी वाले में कि इन अरावली की जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती नहीं बल्कि कम होती जाती है, घटती जाती है। तीसरे ऑप्शन सी में क्या गलती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो उत्तर पूर्व की ओर ऐसे होता है, तो ऐसे ढाल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा माही नदी जो है वो इस प्रकार से आती है, पहले उत्तर जाती है, फिर पश्चिम होकर वापस दक्षिण की ओर वो मुड़ जाती है। तो ये ढाल इस प्रकार है, ना कि इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उदयपुर जिले से सवाई माधोपुर जिले तक एक पट्टी के रूप में कौन सी जलवायु हमें देखने को मिलती है? उपाद्र जलवायु, मतलब उप धन आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, अत्यार्द्र जलवायु, मतलब अति धन आर्द्र, ये अत्यार्द्र है। तो अत्यार्द्र है ये, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उदयपुर जिले से सवाई माधोपुर जिले तक अर्ध जलवायु की एक पट्टी हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में जो उपाद्र जलवायु है ये कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलती है। तो ये अरावली के पूर्व में उत्तरी पूर्वी जिले व जयपुर जिला इसके अंतर्गत आता है, जहाँ ये जलवायु हमें देखने को मिलती है। अर्ध शुष्क जलवायु जो है ये हमें अरावली के पश्चिमी जिले जो हैं, जो रेगिस्तानी जिले कहलाते हैं, वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। अत्यार्द्र जलवायु जो है ये दक्षिणी बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ तक का जो क्षेत्र है वहाँ हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? साबरमती, बाणगंगा, पार्वती, पश्चिमी बनास। तो यहाँ जो पार्वती नदी है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ऐसे
राजस्थान है तो ये बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है। तो साबरमती इधर बहती है, पश्चिमी बनास और बाणगंगा ये भी क्या है, ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाते हैं। अब देखते हैं साबरमती जो है ये अरब सागर में अपवाहित जो है होती है, मतलब अपना जल अरब सागर में ये ले जाती है। और पश्चिमी बनास जो नदी है ये भी अपना जो जल है वो अरब सागर की ओर प्रवाहित करती है। बाणगंगा जो नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है और घना पक्षी विहार जो भरतपुर में स्थित है वहाँ ये नम भूमि मतलब वेटलैंड भूमि का निर्माण ये करती है। और ये पार्वती जो नदी है इसका राइट आंसर था, ये चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित झीलों में से खारे पानी से संबंधित झील कौन सी नहीं है। मतलब यहाँ 3 तो आपको खारे पानी की झीलें मिलेंगी और एक जो है वो मीठे पानी की झील है, तो वो कौन सी है। फलोदी झील, रासमंद झील, पंचपदरा झील, लोनकरणसर झील। तो यहाँ जो रासमंद झील है ये क्या है, ये मीठे पानी की झील है, बाकी जो है वो खारे पानी से संबंधित झील है। रासमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको नौचौकी कहा जाता है। फलोदी झील जो है ये बाड़मेर में है। पंचभद्रा झील जो है ये फलोदी झील जो है ये जोधपुर में है और पंचपदरा झील जो है ये बाड़मेर में है। और लोनकरणसर झील जो है ये बीकानेर जिले में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। कुर्जा जो पक्षी है इसकी शरण स्थली मानी जाती है। तो ये कुर्जा जो है ये एक प्रवासी पक्षी है, मतलब दूसरे देश का ये पक्षी है, तो इसकी शरण स्थली मानी जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर में ये मरु उद्यान आता है। या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, या फिर खेचन पक्षी विहार जो जोधपुर में है, या फिर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कोटा। तो ये कुर्जा जो पक्षी है इसकी शरण स्थली कहाँ है, तो वो है खेचन पक्षी विहार जोधपुर। ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान में हमें क्या देखने को मिलता है, जीवाश्म या फॉसिल संरक्षण से संबंधित ये राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घना पक्षी विहार में साइबेरियन क्रेन मतलब साइबेरियन जो सारस है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये घड़ियालों से संबंधित अभ्यारण्य है और यहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की वन संपदा से संबंधित सत्य कथन नहीं है। मतलब यहाँ जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला है आबू पर्वतीय क्षेत्र में उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन राज्य के मध्य व दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में खैर के वन अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ 3 जो कथन हैं वो तो सत्य हैं। ऑप्शन ए वाला सत्य है, बी वाला भी सत्य है, सी वाला भी सत्य है, मगर डी वाला जो है वो असत्य कथन है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खैर के जो वन हैं ये दक्षिणी पठारी भागों में हमें देखने को मिलते हैं। और जो ऑप्शन ए है आबू पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ हमें आम बांस इनके पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश है वहाँ हमें खेजड़ी रोहिड़ा थोड़ जैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूंगफली व कपास उत्पादन से संबंधित उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कि मूंगफली व कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या फिर मरुस्थलीय
मृदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। लाल पीली मृदा मूंगफली व कपास फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये जो लाल पीली मृदा है ये ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित होती है। काली मृदा जो है ये गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन फसल उत्पादित करने के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। लेटेराइट मृदा जो है इसमें मक्का एवं गन्ना जो है वो सबसे अधिक उत्पादित होता है। मरुस्थलीय मृदा की क्या पहचान है? ये अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय द्वारा निर्मित एक लवणीय मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ फसल उत्पादित नहीं होती। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादित फसलों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ भी जो असत्य कथन है मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। पहला है, सरसों उत्पादन में राज्य का देश में दूसरा स्थान माना जाता है। ऑप्शन बी है, गन्ना बांस वनस्पति का वंशज माना जाता है। ऑप्शन सी है, मक्का का पौधा 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी है, चावल का उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में होता है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन ए है। सरसों उत्पादन में राज्य का देश में दूसरा नहीं है बल्कि पहला स्थान माना जाता है। देश का 41% सरसों का उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। तो 21% के साथ राजस्थान देश में प्रथम है। गन्ना बांस वनस्पति का वंशज माना जाता है और इससे गुड़, चीनी, अल्कोहल ये गन्ने से निर्मित किए जाते हैं। मक्का का पौधा 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और इससे स्टार्च व ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये 10.3% के साथ इसका उत्पादन राज्य में प्रथम माना जाता है। तो मक्का उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम राज्य है। चावल से संबंधित जो है ऑप्शन डी है। तो उसमें चावल की जो है वो 3 फसलें होती हैं, अमन, ओस और बोरो। ये 3 फसलें चावल की यहाँ उत्पादित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ भी जो गलत कथन है वो आपको बताना है। राजस्थान की वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए वर्तमान जनसंख्या में से पूर्व की जनसंख्या को कम करके 100 से गुणा करके पूर्व जनसंख्या से उसको विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी है, जनसंख्या वृद्धि दर 3 कारणों से होती है। 3 कारणों पर यह निर्भर होती है। एक तो जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। तो इन तीनों कारणों पर यह निर्भर रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 8 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो देश की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। ऑप्शन डी जो है ये अरावली के पूर्वी व राज्य के पूर्वी भागों का जो जनघनत्व है वो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो राइट है वो ऑप्शन सी होगा, मतलब ए संबंधित। तो इसमें ये अधिक नहीं रही थी बल्कि ये न्यून या कम रही थी। तो देखते हैं इसका वो 8 जिले कौन कौन से हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर देश की औसत वृद्धि दर से कम रही। गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़ और टोंक। ये 8 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो देश की औसत वृद्धि दर से कम रही थी, ना कि अधिक रही थी। बाकी के 3 ऑप्शन राइट हैं। पश्चिमी भाग का जो जनघनत्व है वो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और पूर्वी भाग का क्षेत्रफल है 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, तो यहाँ भी आपको असत्य कथन पहचानना है। राज्य की अनुसूचित जनजाति लगभग 13.5% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में और न्यूनतम प्रतापगढ़ जिले में है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 888 है। कुल जनसंख्या का 10% जयपुर में व 1% से भी कम जैसलमेर में निवास करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में जरूर है, मगर न्यूनतम जो है वो प्रतापगढ़ में नहीं है। प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम मानी जाती है। तो यहाँ जालोर होता तब ये राइट हो जाता। कोटा की तो सर्वाधिक है और जालोर की सबसे कम महिला साक्षरता दर है, और यही जिला क्रम साक्षरता दर में भी माना जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर जो है वो कोटा में अधिक है और जालोर में न्यूनतम है। तो कुल जो साक्षरता दर है राजस्थान के वो 61.1% है। इसमें से 76.6% पुरुष साक्षरता है और 54.9% महिला साक्षरता है। और 36 अंक जो है अधिक, ये क्या है, ये जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो 36 अंक अधिक अब की बार रहा है। अब 928 लिंगानुपात राजस्थान का माना जाता है। और ये जो जनघनत्व है जयपुर का सबसे अधिक है, यह है 597, और जैसलमेर का सबसे कम है, यह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो वो कौन सी है? मीणा, सहरिया, भील या फिर ग्रासिया? तो वो सहरिया जनजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो फारसी शब्द शहर से हुई है, और इसका जो अर्थ है वो जंगल या वन माना जाता है। और ये जो सर्वाधिक मीणा जो जनजाति है ये सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है, और जो भील जनजाति है ये सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर दौसा करौली, शाहबाद किशनगंज, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सिरोही? तो शाहबाद व किशनगंज दो हैं, शाहबाद और किशनगंज, यहाँ पर सहरिया जो जनजाति है वो सबसे अधिक हमें देखने को मिलती है। और जो जयपुर दौसा करौली जो है यहाँ पर मीणा जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो इनके अलावा मीणा जनजाति कोटा और सवाई माधोपुर में भी निवास करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में डामोर जनजाति का निवास माना जाता है। उदयपुर सिरोही में ग्रासिया जनजाति निवास करती है, और ये सहरिया जनजाति जो है ये 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज जो तहसीलें हैं वहाँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प नहीं है, मतलब इसमें जो संगत विकल्प है वही आपको बताना है। तो यहाँ एक संगत है और 3 विकल्प असंगत हैं। पहला ऑप्शन ए है देबारी, तो ये शीशा जस्ता शोधक संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। दूसरा बी ऑप्शन है ऊर्जा खनिज, यहाँ यूरेनियम, थोरियम और पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। सी ऑप्शन में है चंदेरिया, जो जस्ता शोधक संयंत्र से संबंधित स्थान माना जाता है। ऑप्शन डी है धात्विक खनिज, इसमें अभ्रक
जिप्सम, रॉक फॉस्फेट धात्विक खनिज होते हैं। तो इसमें जो संगत है वो ऑप्शन है बी। ऊर्जा खनिज जो है ये यूरेनियम, थोरियम और पेट्रोलियम में होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है देबारी जो है ये जस्ता शोधक यंत्र से संबंधित है, और जो सीसा जस्ता शोधक यंत्र है ये चंदेरिया से संबंधित है। और अभ्रक, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट जो है ये अधात्विक खनिज है। मतलब जो अधात्विक खनिज होते हैं वो प्रकृति से हमें वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे हम इनको प्रयोग में लेते हैं, जबकि जो धात्विक खनिज होते हैं वो मिश्रण अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं और उनको हमें अलग अलग करके उनको प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है खनिज व प्राप्ति स्थल से संबंधित सत्य मिलान नहीं है। तो यहाँ एक जो है वो असत्य मिलान है, बाकी 3 जो है वो सत्य मिलान है। तो हमें देखना है। वोलिस्टोनाइट जो है ये सिरोही अजमेर में मिलता है। सीसा दस्ता जो है ये उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में प्राप्त होता है। ग्रेनाइट जो है ये भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर से प्राप्त होता है। जिप्सम जो है ये बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से प्राप्त होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सत्य मिलान नहीं है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर से ग्रेनाइट नहीं प्राप्त होता, बल्कि यहाँ से अभ्रक हमें प्राप्त होता है। तो ग्रेनाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट जो है ये जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही से हमें प्राप्त होता है। वोलेस्टोनाइट और सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार माना जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। लौह अयस्क जो है ये जयपुर, सीकर और झुंझुनू से प्राप्त किए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है राज्य के ऊर्जा संसाधनों से संबंधित जो असत्य कथन नहीं है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ भी जो असत्य कथन नहीं है मतलब जो सत्य कथन है उसका हमें चुनाव करना है। पहला है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत या अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है देश का दूसरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। तीसरा है ऑप्शन सी जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं। ऑप्शन डी है छबड़ा 12 जो है ये सौर ऊर्जा पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है यही क्या है राइट है। ये दूसरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र माना जाता है रावतभाटा को। पहला कौन सा है फिर? पहला जो है वो तारापुर महाराष्ट्र वाला माना जाता है जो देश का प्रथम है और ये देश का दूसरा है। तो यही ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर था। पहला क्वेश्चन में क्या गलती थी? पहले ऑप्शन में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये क्या है? ये गैर परंपरागत ना होकर परंपरागत साधन है। तो अपरंपरागत मतलब गैर परंपरागत है उसमें है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। तो ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। अगला है ऑप्शन सी जो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में बायोगैस नहीं बल्कि पवन ऊर्जा के संयंत्र कार्यरत माने जाते हैं। ऑप्शन डी में क्या गलती है? छबड़ा जो है ये सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं बल्कि कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। और जो कोयला है वो 4 प्रकार का हमें देखने को मिलता है। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। इसमें एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सबसे उत्तम श्रेणी का होता है और पीट कोयला जो है वो जलने पर कम ज्वाला और अधिक धुआं देता है।
राजस्थान में अधिकतर जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के पर्यटन से संबंधित अनुचित विकल्प कौन सा नहीं है। मतलब जो उचित विकल्प है, जो सत्य विकल्प है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है विग्रह राज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। तो विग्रह राज द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे इल्तुतमिश के सेनापति ऐबक द्वारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। भरतपुर में निर्मित भानगढ़ का निर्माण आमेर शासक भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में करवाया था। ऑप्शन सी है तलवाड़ा के समीप उमराई गांव में निर्मित त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में कनिष्क के समय का शिवलिंग दर्शनीय है। ऑप्शन डी है भंडदेवरा मंदिर रामगढ़ को मिनी खजुराहो कहा जाता है जो भगवान राम को समर्पित है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत हैं। इसमें संस्कृत पाठशाला विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई थी, मगर ये जो ऐबक था सेनापति, ये इल्तुतमिश का ना होकर मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था। ऑप्शन बी में क्या गलती है, इसमें ये भानगढ़ का किला जो है ये भरतपुर में ना होकर अलवर में है। ऑप्शन डी में क्या गलती है, ये भगवान राम को नहीं बल्कि भगवान शिव को समर्पित 10वीं सदी में निर्मित मंदिर है। तलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य से गुजरने वाला सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 किसको किससे जोड़ता है। दिल्ली को मुंबई से, आगरा को बीकानेर से, जयपुर को भोपाल से, अजमेर को गुजरात से। तो ये आगरा को बीकानेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले इस NH 11 से जुड़े हुए हैं। ये हैं भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, जो इस राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित जिले हैं। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 8 है और 8 नंबर का जो NH है वो सबसे वेस्ट NH माना जाता है। ये दिल्ली मुंबई के अलावा राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है, वो है जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जयपुर को भोपाल से जोड़ने वाला NH जो है वो है 12। NH 12 पर स्थित राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। अजमेर को गुजरात से जोड़ने वाला जो NH है वो है 14 और इसके अंतर्गत पाली और सिरोही जिले आते हैं और ये गुजरात के कांडला को राजस्थान से जोड़ता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित असत्य कथन नहीं है। मतलब यहाँ भी जो सत्य कथन है वो ही आपको बताना है। बालाथल ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, परंतु यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। बी में है गणेश्वर ताम्र संचय संस्कृति से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बैराट सभ्यता से दोहरी पैचदार सिरा वाली ताम्र पिन्नों को पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता से चावल उत्पादन व 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए। बालाथल कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। यहाँ से आभूषण और वस्त्र निर्माण की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। गणेश्वर सभ्यता जो है ये सीकर जिले में कांतली नदी पर निर्मित एक ताम्रयुगीन सभ्यता है।
और इसमें हमें मछली पकड़ने के कांटे, अंगूठी आदि हमें देखने को ये जो गणेश्वर सभ्यता से 36 चांदी की मुद्राएं हैं, तो ये गणेश्वर सभ्यता से नहीं बल्कि विराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। इसमें 36 तो चांदी की मुद्राएं और 8 स्मारक सिक्के हमें मिले हैं। ये जो विराट सभ्यता है ये है लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। सी ऑप्शन में विराट सभ्यता दे रखा है, तो यहाँ ये गणेश्वर सभ्यता होगी और इसमें विराट सभ्यता होगी। बी वाले में विराट सभ्यता होगी और सी वाले में गणेश्वर सभ्यता होगी। अगर ऐसा होता तब ये दोनों राइट हो जाते। और ऑप्शन डी वाला जो है ये आहड़ सभ्यता से संबंधित कथन है। आहड़ सभ्यता जो है ये बेड़त नदी के किनारे विकसित मानी जाती है। बांस व केलों के पत्तों से निर्मित यहाँ के जो मकान है उनकी छतें केलों और बांस के पत्तों से बनाई जाती थी। और कालीबंगा सभ्यता से हमें खेती से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, हमें यहाँ से हल प्राप्त हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, चंद्रबरदाई के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। वो कौन से थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, राजपूत। बी ऑप्शन है डॉक्टर गौरी चंद हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति का वंशज बताया है। सी ऑप्शन है V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी है। ऑप्शन डी है मेवाड़ के प्रतापी शासक गोहिल को अब्बुल फजल ने ईरान शासक नौशेखा से संबंधित इनको माना है। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन ए बी सी तीनों ही क्या है? असत्य हैं। ऑप्शन ए में क्या असत्य है? तो यहाँ राजपूत ना होकर इनकी जगह चौहान होता तब ये राइट हो जाता। ऑप्शन बी जो है तो इन्होंने शक और सिथियन जाति का नहीं बताया था। शक और सिथियन जाति का राजपूतों ने को कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। G.H. ओझा और सीवी वेद ने इनको वैदिक आर्यों की संतान माना था। V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से नहीं मानी थी, बल्कि नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति D.R. भंडारकर ने मानी थी। तो V.A. स्मिथ ने इनको हूणों की संतान बताया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किले व स्मारक से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार लोहागढ़ पर आक्रमण किया था, परंतु वो असफल रहा था। चावंड के समीप बाडोली में राणा प्रताप का स्मारक बना है। सुवर्णगिरी दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। कुंभा निर्मित विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। तो यहाँ जो सत्य कथन नहीं है, मतलब जो असत्य कथन है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? गलत कथन है। इसमें क्या गलती है कि सुवर्णगिरी जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? तो ये दुर्ग जो है ये जालोर में स्थित है। और चूने का प्रयोग जिस दुर्ग में नहीं किया गया वो दुर्ग है सोनारगढ़, और वो सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में निर्मित है। तो यही ऑप्शन सी जो है ये गलत ऑप्शन है। सुवर्णगिरी जो दुर्ग है ये सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर प्रतिहार जो शासक हैं उनके द्वारा 8वीं सदी में निर्मित किया गया था। भोज परमार द्वारा यहाँ निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसे बाद में तोपखाना मस्जिद में तब्दील कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 21 इसमें है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें भी आपको वही बताना है जो गलत कथन है। तो यहाँ बावड़ी और हवेलियों से संबंधित विकल्प हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने रानी की बावड़ी बनवाई। मेवाड़ राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। सालिम सिंह व पटवा हवेली जो है वो पत्थर की जाली कटाई है तो प्रसिद्ध है। बीकानेर की मोहता बछावता मुंदड़ा रामपुरिया हवेली जो है वो शिल्प कला के कारण प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो असत्य कथन है, क्योंकि जो रानी जी की जो बावड़ी है उसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। तो यही क्या है, असत्य कथन है। बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने इसका निर्माण करवाया था। तो फिर महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये डूंगरपुर के हैं शासक आस्करण। इनकी पत्नी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी जो है त्रिमुखी बावड़ी ये उदयपुर में है। सालिम सिंह पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। इनके अलावा यहाँ नथमल हवेली भी हमें देखने को मिलती है। और बीकानेर की मोहता बछावता मुंदड़ा रामपुरिया हवेली जो है ये शिल्प कला के कारण प्रसिद्ध है। मुगल जो है ये किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, यूरोपीय चित्र शैली का इसमें हमें मिश्रण देखने को मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से जो असत्य कथन नहीं है, तो यहाँ जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। तो यहाँ त्योहार और मेलों से संबंधित विकल्प हमें देखने को मिलेंगे। पहला है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ग्रामीण अंचल में बाल विवाह होते हैं। चैत्र शुक्ला तृतीया को जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। दधिमती माता का मंदिर दधिमती माता का मेला जो है वो नागौर में आयोजित होता है। डूंगरपुर की शाहबाद तहसील का सीताबाड़ी मेला जो है वो प्रसिद्ध डूंगरपुर की शाहबाद तहसील का सीताबाड़ी मेला प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसमें जो राइट है वो है दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर में आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है। और जो बाल विवाह हैं वो बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किए जाते हैं। इसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। और जो ऑप्शन बी है चैत्र शुक्ला तृतीया को जयपुर में तीज की सवारी, तीज की नहीं यहाँ गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तीज की सवारी तो बूंदी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है डूंगरपुर की शाहबाद तहसील का जो सीताबाड़ी मेला है तो डूंगरपुर की नहीं, ये कहाँ की है, शाहबाद तहसील ये 12 की है। तो 12 में ये सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। डूंगरपुर में जो मेला आयोजित होता है आदिवासियों द्वारा जहाँ आयोजन होता है वो है बिनेश्वर मेला। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन है उसका हमें चयन करना है। यहाँ भी जो सही है वो हमें बताना है। मांगेलाल मिस्त्री फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। युद्ध के समय जला गीत जो है वो सिंधु और मारू राग में गाए जाते हैं। शेखावाटी में होली पर पुरुष स्त्रियों द्वारा गिंदड़ नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन है कन्हैया ख्याल की मुख्य कथा को कहन और मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन डी है। बाकी के
तीनों असत्य कथन हैं वो हम देख लेते हैं किस कारण वो असत्य हैं। तो मंगीलाल मिस्त्री फट चित्रण के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो फट चित्रण के प्रमुख कलाकार तो श्रीलाल जोशी माने जाते हैं। मंगीलाल मिस्त्री जो है वो कावड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कावड़ जो है ये काठ से निर्मित एक कलाकृति होती है जिसके लिए चित्तौड़ का जो बस्सी गांव है वो प्रसिद्ध माना जाता है। और युद्ध के समय जला गीत नहीं बल्कि वीर रसात्मक जो गीत है वो सिंधु और मारू राग में गाया जाता है। जला गीत तो कब गाया जाता है, जब वधू पक्ष की स्त्रियां जो होती हैं वो वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं, तब वहाँ इस गीत को गाया जाता है। शेखावाटी में होली पर पुरुषों द्वारा गिंद नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं, पुरुष ही स्त्रियों का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो यही इसमें गलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक देवताओं या संतों से संबंधित उचित विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, हिंदू अनुयायी गोगा जी को नागराज के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन बी है, तेजाजी मेर लोगों से लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते हुए सुरसरा में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लू में है। ऑप्शन डी है, मल्लिनाथ जी ने 1374 ईस्वी में फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। तो इसमें उचित विकल्प मतलब जो सही है वो ऑप्शन ए है। हिंदू अनुयायी तो गोगा जी को नागराज के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम जो अनुयायी हैं वो इनको जहर पीर के रूप में पूजते हैं। और तेजाजी वीरगति को प्राप्त लड़ाई के अंतर्गत नहीं हुए थे, बल्कि सांप द्वारा जीभ पर डसे जाने के कारण सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है वो कोल्लू में है। और देवनारायण जी का पूजा स्थल कोल्लू में ना होकर आसींद में है। तो फिर कोल्लू में किसका है, कोल्लू में है पाबू जी का। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में और लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मल्लिनाथ जी ने 1374 नहीं बल्कि 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। तो फिर 1374 में क्या हुआ था, इसमें मल्लिनाथ जी के चाचा का देहांत हो जाने के बाद में महेवा के स्वामी मल्लिनाथ जी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित असत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। अलवर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा की गई थी। बयाना से मौर्य युगीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आमेर राजा जयसिंह द्वितीय से पूर्व कछवाहा राजपूतों की राजधानी रही है। 10वीं सदी में विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें जो असत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत नहीं है, जो सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है यही सत्य कथन है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। पहले में क्या गलती है कि अलवर की स्थापना 1113 में तो अलवर की नहीं हुई थी, ये अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 में अजयराज द्वारा। अलवर की स्थापना 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। बयाना से मौर्य युगीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो मौर्य युगीन नहीं बल्कि गुप्त युगीन जो सिक्के हैं वो बयाना से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी में ये 10वीं सदी में नहीं बल्कि 11वीं सदी में विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था और ये आदिनाथ व नेमिनाथ द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था।
27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ भी आपको जो सही कथन है वो बताना है। किशनगढ़ के नागरीदास के दरबारी कवि सावंत सिंह ने भारतीय मोनालिसा के रूप में प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र शैली का विकास किया था। दयालदास ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराज सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास वर्णित है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश की गायिका गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला है, सीकर के बीरबल सिंह को शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है और इनके बचपन का नाम वीरमा था। तो इसमें जो राइट है वो है दयालदास जी द्वारा रचित। दयालदास जी ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण तक के का जो इतिहास है वो वर्णित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसके गलत विकल्प हैं। ऑप्शन ए में क्या गलती है? किशनगढ़ के सावंत सिंह जो शासक थे उनका दरबारी कवि था नागरीदास, उन्होंने बनी ठनी चित्र शैली का विकास किया था। और ये जो दयालदास हैं इनका जन्म खुड़िया गांव में हुआ था। तो ये शासक सावंत सिंह वाला बता दिया ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जो है ये गौरीबाई नहीं है बल्कि मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई द्वारा ये गाया गया था। गौरीबाई को क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। और ये बीरबल सिंह जो थे ये सीकर के नहीं थे बल्कि ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। स्वामी केशवानंद जो हैं ये शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं जिनके बचपन का नाम वीरमा था। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के वस्त्र व आभूषणों से संबंधित जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली अंगरखी को अटपटी, उदयशाही, शाहजहानी, शिवशाही, खंजरशाही आदि कहा जाता है। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को डिजाइनों में काटकर उन पर सिलने की कला गोटा कहलाती है। स्त्रियों द्वारा गले में थम्मनियों, आड़, ठुस्सी, सरी, तुलसी, बजट्टी, मांदलिया, तिमड़िया, पिपलपत्रा, लटकन, अंगूठा, टोटी आदि पहने जाते हैं। ऑप्शन डी है, पुरुषों द्वारा कानों में मुकरिया, अंगुली में मुंदड़िया, हाथों में नरमुख और बच्चों द्वारा हाथ पांव में कड़ुलिया, पेंदनी, झांझरिया पहनी जाती हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन डी वाला है, बाकी सभी असत्य कथन है। पहले वाले में क्या सत्य है कि अंगरखी के प्रकार नहीं है ये क्या है? ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं, पगड़ियों के प्रकार हैं। और ये जो गोटा नहीं कहलाता ये पेच वर्क कहलाता है, पेच वर्क। स्त्रियों द्वारा पिपल पत्रा, लटकन, अंगूठा, टोटी ये जो हैं ये कान के आभूषण हैं, बाकी सभी गले के आभूषण हैं। तो यही इनमें गलतियां थी। तो इसमें जो राइट था वो ऑप्शन 4 था। और जो शैलियाँ दे रखी थी अंगरखी की वो पगड़ियों की शैलियाँ हैं। अंगरखी को तनसुख, गाबा, घुघुगी, दुतई, मिर्जाई आदि नाम दिए गए हैं। और वो गोटा ना होकर पेचवर्क था, ऑप्शन बी वाला। गोटे के जो प्रकार हैं वो हैं लप्पा लप्पी, बांकड़ी, ये गोटे के प्रकार हैं। और जो ऑप्शन सी वाले में अंतिम 4 जो आभूषण थे वो कान से संबंधित हैं। अब है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन है उसकी पहचान हमें करनी है। तो इसमें ऑप्शन ए है, उदयपुर शैली में राणा जगत सिंह के समय निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया था। ऑप्शन बी है, मारवाड़ चित्र शैली में
शासक अजीत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता व मुगल शैली का प्रभाव रहा है। ऑप्शन सी है नागौर उपशैली में वृद्धावस्था के चित्र पारदर्शी वेशभूषा के साथ मारवाड़ शैली से भी ये प्रभावित मानी जाती है। ऑप्शन डी है जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार रामलाल, सुरजन, अहमद अली, साधुराम व किशन सिंह माने जाते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी वाला है और बाकी के तीनों ही जो विकल्प हैं वो असत्य हैं। पहला विकल्प जो है उदयपुर शैली में राणा जगत सिंह के समय ना होकर ये अमर सिंह के समय निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया था और जगत सिंह का जो काल है वो चितेरों की ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो चितेरों की ओवरी का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी में क्या गलती है, मारवाड़ चित्र शैली के शासक अजीत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता व मुगल शैली का प्रभाव रहा, तो ये अजीत सिंह ना होकर ये जसवंत सिंह इसका राइट होता है। यहाँ अजीत सिंह के समय तो सामंती संस्कृति का चित्रण हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी जो है ये जो चित्रकार हैं ये जयपुर शैली के ना होकर बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। जयपुर शैली के चित्रकार साहिब राम, लालचंद माने जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान क्रांति 1857 से संबंधित जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान क्रांति 1857 से संबंधित सत्य कथन नहीं है, मतलब यहाँ जो असत्य कथन है गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैप्टन सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून को नीमच पर दोबारा अधिकार कर लिया था। बी है ब्रिगेडियर होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव राम सिंह को जयदयाल, रतनलाल व जियालाल को पकड़ने का आदेश दिया था। ऑप्शन डी है क्रांति के समय जोधपुर, उदयपुर के शासक जो है वो क्रमशः स्वरूप सिंह व तख्त सिंह माने जाते थे। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वही क्या है, गलत है। जोधपुर के शासक तो तख्त सिंह थे और उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह माने जाते हैं। ये दोनों क्या दे दिए, विपरीत दे दिए, इसी कारण ये असत्य कथन है। और पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कौन कहाँ का था ये भी हमें देख लेते हैं। कोटा के मेजर बर्टन थे, जोधपुर के मैकमोसन थे, भरतपुर के मॉरिसन थे, जयपुर के ईडन थे और उदयपुर के मेजर सावर्स थे। क्वेश्चन नंबर 31 है राजस्थान के किसान व जनजातीय आंदोलन से संबंधित असत्य कथन नहीं है, तो यहाँ जो सत्य कथन है वो बताना है। राव कृष्ण सिंह ने मेवाड़ की जनता पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया था। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य बोल्शेविक समझौता हुआ था। मानगढ़ कांड के बाद गोविंदगिरी सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के कोल्यारी गांव में रहने लगे थे। ऑप्शन डी है अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने सलाहकार परिषद के सहयोग से ब्यावर में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। तो इसमें जो राइट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ऑप्शन ए में क्या गलती है, राव कृष्ण सिंह नहीं बल्कि राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई करे लगाया था। कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी करे लगाया था और 1906 में कृष्ण सिंह के देहांत के बाद पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक नया करे शुरू कर दिया था। और ये कोल्यारी गांव से संबंधित नहीं है, ये झालोद गांव है, वहाँ पर ये रहे थे। कोल्यारी गांव से संबंधित मोतीलाल तेजावत माने जाते हैं। और जो मेवाड़ भील कोर है इसका गठन ब्यावर में ना होकर
खेरवाड़ा उदयपुर में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान प्रजामंडल से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो सही कथन है वो आपको बताना है। जयपुर जन आंदोलन में जागृति का जो श्री गणेश है वो जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। मघाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण बंबई जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जोधपुर जन आंदोलन के अंतर्गत एक सभा में सूरज देवी माथुर व सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। माणिक्यलाल वर्मा ने राजा के आतंक से बचने के लिए जोधपुर में 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है यही कथन सत्य है, बाकी ए बी सी तीनों कथन असत्य हैं। इनमें कहाँ कहाँ गलती हुई है? ऑप्शन ए में जो है श्री गणेश जमनालाल बजाज के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया था। जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी वाला जो बम्बई है यहाँ पर नहीं हुआ था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, ये हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन डी में क्या गलती है? माणिक्यलाल वर्मा ना होकर ये मिठालाल व्यास होता तब ये सही होता। और माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी अप्रैल 1938 को। तो ऑप्शन सी जो है वही क्या है, इसका सत्य कथन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण से संबंधित जो असत्य कथन नहीं है, मतलब जो असत्य नहीं है, तो यहाँ भी आपको सत्य कथन ही बताना है। ऑप्शन ए है, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने मत्स्य संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपना डेथ वारंट हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बी ऑप्शन में दे रखा, वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति की स्थापना की थी। अगला है ऑप्शन सी, संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ व संयुक्त राजस्थान का विलय किया गया था। ऑप्शन डी है, आबू देलवाड़ा व सुनील टप्पा सिरोंज का विलय जो है वो राजस्थान के छठे चरण के अंतर्गत किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी है यही कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। अब देखते हैं इनमें कहाँ कहाँ क्या गलती हुई है। जो ऑप्शन बी सही है, सत्यनारायण राव समिति, कौन सा? वृहद राजस्थान जो संघ था, ये 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए वाला जो बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने मत्स्य संघ वाले पे नहीं किया था, ये राजस्थान संघ वाले पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था, तब ये बात कही थी। राजस्थान संघ जो है वो 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था। और जो मत्स्य संघ है अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वाला, वो 18 मार्च 1948 को गठित होने वाला सबसे पहला एकीकरण था। ऑप्शन सी में क्या गलती है? संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ व संयुक्त राजस्थान का विलय किया गया था। तो इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान जो था वो 15 मई 1949 को गठित किया गया था। तो इसमें जो मत्स्य संघ नहीं था, इसमें वृहद राजस्थान और संयुक्त राजस्थान का विलय किया गया था। और इसी के साथ नीमराणा जो था उसका भी विलय किया गया था। ऑप्शन डी वाला है अब्बू देलवाड़ा वाला, ये 7वें चरण की बात है जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, जो वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सिरोंज है ये तो एमपी को दिया गया, और जो सिरोंज का सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान संघ में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालवी बोली की उपबोलियां मानी जाती हैं। तो यहाँ मालवी बोली की उपबोलियां आपको बतानी है। थली व गोड़वाड़ी, तोरवाटी व नागरचोल, रागड़ी व निमाड़ी, गुजराती व ब्रिज। तो इसमें ऑप्शन सी जो है रागड़ी व निमाड़ी, ये मालवी बोली की उपबोलियां मानी जाती हैं। तो फिर थली और गोड़वाड़ी ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती हैं। तोरावाटी नागरचोल जो है
और एक राजावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। गुजराती भाषा का प्रभाव हाड़ौती बोली पर पड़ा है और ब्रज भाषा का प्रभाव हमें मेवाती बोली पर देखने को मिलता है। रागड़ी निम्माड़ी जो हैं ये मालवी की उपबोलियां हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़, रतलाम और झाबुआ में, ये दोनों मध्य प्रदेश के स्थान हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। राजस्थानी कृतियां व लेखक से संबंधित असंगत मेल नहीं है। यहाँ भी जो सही है वो आपको बताना है। आबे पटकी विजयदान देथा द्वारा रचित, परण्योड़ी कुंवारी श्रीलाल नथपल जोशी द्वारा रचित, पग फेरो कन्हैयालाल सेठ द्वारा रचित, हूँ गोरी किन पीवरी, ये कनक सुंदर द्वारा रचित है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है यही क्या है? राइट है, बाकी तीनों असंगत हैं। आबे पटकी जो है ये श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा रचित करती है। विजयदान देथा की है बातारी फुलवारी। पग फेरो मणि मधुकर की रचना है और पीथल पाथल जो रचना है ये कन्हैयालाल सेठिया की है। हूँ गोरी किन पीवरी ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है और कनक सुंदर जो रचना है ये शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है। तो इसमें ये दोनों ही क्या है? रचनाएं हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी साहित्यकार व उनकी रचनाओं से संबंधित सही युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। श्रीधर व्यास, रणमल छंद, राम रासो, पृथ्वीराज राठौड़, द्रौपदी विनय, मनसाराम, हरीश भद्राणी, कठे की होवे वो। तो इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में श्रीधर व्यास द्वारा रचित रचना का नाम है रणमल छंद। राम रासो जो रचना है ये माधोदास ददिवाड़िया द्वारा रचित रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी री कृति की रचना की थी। द्रौपदी विनय जो है ये रामनाथ कविया द्वारा रचित रचना है। मनसाराम ने रघुनाथ रूपक रचना का निर्माण किया था। हरीश भद्राणी ने बाथा में भूगोल कृति की रचना की थी और तेज सिंह जोधा ने कठे की होवेगो कृति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है 37। संत पिपाजी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चेतावनी, सिंबुदरा, राजप्रकाश, जम्ब संहिता। तो इसमें जो चेतावनी है ये संत पिपाजी द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। बाकी जो ग्रंथ हैं ये किस किस के हैं? तो इसमें सिंबुदरा जो है ये संत जसनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ है। राजप्रकाश संत हरिदास जी द्वारा रचित है। जम्ब संहिता संत जाम्भोजी द्वारा रचित ग्रंथ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने हेतु प्रसिद्ध है। बाड़मेर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो इसमें जो डूंगरपुर है ये काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने के कारण प्रसिद्ध है। और डूंगरपुर में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? वह है जेठाना। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट के लिए। चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। अकोला, चित्तौड़। प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? थेवा कला के कारण। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो असंगत कथन है उसका चयन करना है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। करौली के यादव वंश का संस्थापक विजयपाल को माना जाता है। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज को माना जाता है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी है। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव नहीं है, बल्कि कौन है? गोविंदराज इनके संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। वासुदेव जो हैं ये शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की नींव रखी थी। इन्हीं को आदि पुरुष भी माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ वेल्स के रूप में किसे जाना जाता है? बूंदी को, मचकुंड को, झालरापाटन को, बांसवाड़ा को। तो सिटी ऑफ वेल्स के रूप में झालरापाटन को जाना जाता है। तो फिर बूंदी को किस रूप में जाना जाता है? बावड़ियों का शहर के रूप में। मचकुंड जो है
इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेलिया, टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला बनेटी, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यही क्या गोंडावण का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए वाला जो वैज्ञानिक नाम है ये किसका है? ये अपना जो राज्य वृक्ष जांटी है जिसको समी भी कहा जाता है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और 1983 में इसे राज्य वृक्ष या राज्य कल्प वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी वाला जो वैज्ञानिक नाम है ये राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसका ये नाम है, और इसे भी 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे सागवान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला जो वैज्ञानिक नाम है ये राज्य पशु जो है चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम है, और इसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। चिंकारा को काला हिरण भी कहा जाता है। और पालतू जो राज्य पशु है वो कौन सा है? वो है ऊंट। ऑप्शन डी वाला जो है इसे सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, और इसे 1981 में राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को, 1 अगस्त 2021 को, 1 मई 2021 को, 7 अप्रैल 2013 को। तो 7 अप्रैल 2013 को निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2011 को किसकी शुरुआत हुई थी? फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना और किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित राज्य अनुसंधान संस्थानों में उदयपुर जिले में संचालित केंद्र कौन सा है? ए है शुष्क वन अनुसंधान संस्था, बी है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, सी है राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, डी है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें ऑप्शन डी वाला जो है वो उदयपुर से संचालित होता है, और इसे क्या कहा जाता है? RSCERT, और इसकी कब से संचालित है? 1978 से। ऑप्शन ए जो है इसको आफरी कहा जाता है, और ये 1985 से जोधपुर में संचालित है। ऑप्शन सी वाला जो है, ऑप्शन बी वाला जो है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, और ये 5 जुलाई 1984 से संचालित है। ऑप्शन सी वाला जो है ये तबीजी अजमेर में स्थित है, और ये 2000 ईस्वी से संचालित है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के धार्मिक स्थलों से संबंधित असत्य कथन नहीं है, मतलब जो सत्य है वो बताना है। बारडोली का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण हूण शासक तोरमाण द्वारा नागर पंचायत शैली में किया गया था। ऑप्शन बी वाला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में निर्मित है। ऑप्शन सी है झालावाड़ में निर्मित सूर्य मंदिर को पद्मनाभ मंदिर व सहेलियों का मंदिर नाम से भी जाना जाता है। डी है सतबिश देवरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले में निर्मित है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो कौन बने थे? ऑप्शन ए है पोखरमल, ऑप्शन बी है वीजी कानेटकर, ऑप्शन सी गोपाल सैनी, ऑप्शन डी है संदीप चौधरी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कब बने थे? राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। पोखरमल किससे संबंधित है? तो ये प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। कब? 1985 को।